बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने शेर नंबर 3 करना है। मौत से किसको मफ़र है मगर इंसानों को। मफ़र यानी कि फ़रार हासिल होना। पहले जीने का सलीका तो सिखाया जाए। मफ़हूम, मौत से फ़रार मुमकिन नहीं, लेकिन इंसान को पहले जीने का सलीका सिखाया जाए। बेटा ज़ेरे तशरीह शेर जो है, इसके पहले मिसरे में जो शायर है उसने हयात और मौत का जो फ़लसफ़ा है उसके बारे में बताया है कि ज़िंदगी और मौत जो हैं दो अटल हकीकतें हैं। मौत एक ऐसी शय है जिससे कोई भी शख्स बच नहीं सकता। हर वो शख्स जो हमें बलाए ज़मीन यानी कि ज़मीन के ऊपर नज़र आता है, एक ना एक दिन इसे ज़ेरे ज़मीन यानी ज़मीन के नीचे भी जाना है। इस तरह बहुत सी सूरतें खाक में पिन्हा हो जाती हैं यानी छुप जाती हैं। शायर कहते हैं कि मौत एक अटल हकीकत है और इससे फ़रार मुमकिन नहीं। जब इस कड़ी हकीकत से फ़रार मुमकिन नहीं, तो फिर हमें ज़िंदगी के बारे में मिस्बत ज़ाविया नज़र रखना चाहिए। हमें मौत का ख्याल करके जो मौजूदा लम्हा है उसको बेसमर नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे फ़ायदा उठाना चाहिए और एक भरपूर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ऐसी ज़िंदगी जिसे वाकई ज़िंदगी कहा जा सके। दूसरे मिसरे में शायर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि लोगों को पहले जीने का सलीका सिखाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि शायर के नज़दीक लोग जो हैं वो जीने का सलीका नहीं जानते, उन्हें जीने का अंदाज़ नहीं पता। दरअसल शायर जो है उस वक्त के हालात के मुताबिक इंसानों को देख रहा है और वो ये कह रहा है कि ये इंसान जो है खुद गर्जी और मुफाद परस्ती जैसे जो हैं उनमें उलझा हुआ है, तो हमें ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए और दूसरों के काम आना चाहिए। हमें दूसरों के लिए हमदर्दी और खलूस का जज्बा रखना चाहिए। जैसे शायर ने कहा है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ। दूसरों की मदद करना इबादत है। रंग और नस्ल के इख्तलाफात और तअस्सुबात से बालातर होकर हमें नूहे इंसानी की बहबूद के लिए काम करना चाहिए। इसलिए शायर कहता है कि ज़िंदगी मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर है, और इसे भरपूर अंदाज से गुजार कर हमें अमर होना चाहिए, ताकि हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें। हमारे जो जीने का जो सलीका है उसको हमें बेहतर करना चाहिए। बेटा अब देखें, इसके आगे रेफरेंस देखें। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। दूसरा रेफरेंस देखें। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। दानिश व हिकमत की सारी रोशनी के बावजूद कम ही मिलता है ज़माने में कम अज़ार आदमी। कम अज़ार का बेटा मतलब होता है कम तकलीफ़ देने वाला, यानी कि लोग इतने सारे पढ़ लिख गए हैं, लेकिन दुनिया में हमें ऐसा आदमी कम मिलता है जो दूसरों को कम तकलीफ़ का बाइस बनता है। बेटा आज हमारा जो हिस्सा गज़ल है वो कंप्लीट हो गया है, तो इसका जो है आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में बेटा हमने जो पढ़ी है इसमें सिलेबस में अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखें, आपकी गज़ल नंबर 3, 4, 5, 6, 7 इन गज़लों का जो है आपका हफ्ते को टेस्ट होगा। कमिंग सैटरडे जो है उस दिन आप लोगों का ये टेस्ट होगा, और जो आपने मंडे को सबमिट करवाना है कॉलेज में जाके। ठीक है बेटा हिस्सा गज़ल कंप्लीट हो गया हमारा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसके अशार की जो तशरीह है उसका तरीक़ेकार क्या है, आप इसे कैसे करेंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो हिस्सा गज़ल को भी हिस्सा नज़म की तरह ही लिख देते हैं। बेटा हिस्सा गज़ल है, ये सवाल नंबर 2 होता है पेपर में, और ये बेजुज़ होता है उसका हिस्सा गज़ल। सवाल नंबर 2 के 2 पार्ट होते हैं, एक हिस्सा नज़म, एक हिस्सा गज़ल, दोनों 10 नंबर के होते हैं। बेटा इसकी डिवीज़न देखें, 1 जमा 3 जमा 3 जमा 3, यानी कि 1 नंबर जो है आपके शायर का नाम का है, बाकी 3 नंबर के 3 अशार हैं। और बेटा इसकी देखिए नंबरिंग से ही जब अलग अलग है, इसी से ज़ाहिर हो जाता है कि इसकी जो तशरीह हमने अलग अलग करनी है। सबसे पहले देखें, आपने शायर का नाम लिखना है, यानी कि मिसाल के तौर पर मीर तकी मीर हैं। बेटा शुरू में ही आपने एक दफ़ा लिख देना है, क्योंकि एक ही गज़ल में से आपको तीनों अशार आने हैं, तो आपने शुरू में ही एक दफ़ा जो है हेडिंग दे देनी है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जब वो पहले शेर की तशरीह करते हैं तो वहाँ पर नाम लिख देते हैं बेटा, जो कि गलत है। इस तरह अगर आप अलग से इसकी हेडिंग देंगे तो बेटा आपको इसका 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद शेर नंबर 1 बेटा, और शेर आपने ज़रूर लिखना है, शेर नंबर 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद बेटा मफ़हूम है। बेटा मफ़हूम के नंबर नहीं होते, लेकिन ये एक अच्छा तासुर पेश करता है आपका चेक करने वाले के ऊपर कि बच्चे को जो है शेर की समझ आ गई है तो उसकी तशरीह भी अच्छी होगी।
آگے بیٹا یہ تشریح کی آپ نے ہیڈنگ دے دینی ہے، اور دیکھیں اہم ہدایات کیا ہیں آپ نے تشریح کرنے سے پہلے آپ نے یہ بیٹا یہ لازمی دیکھیں غزل کے تینوں اشعار کی تشریح الگ الگ کرنی ہے، آپ نے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے۔ شاعر کا نام آغاز میں ہی ایک دفعہ الگ سطر میں لکھیں، یہ دیکھیں آپ نے الگ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، آپ نے اس کا جو نام ہے وہ الگ سے لکھنا ہے۔ غزل کے ہر شعر کی تشریح کم از کم 2 صفحات پر ہو بیٹا، 2 صفحات پر آپ کی تشریح ہونی چاہیے۔ حوالے کے اشعار ضرور لکھیں جو آپ کو ہر شعر کے ساتھ لکھوائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ بیٹا حسب ضرورت نثری حوالہ جات یعنی کہ آیت لکھ سکتے ہیں، حدیث لکھ سکتے ہیں، قول بھی لکھ سکتے ہیں آپ، اور ان کو مارکر کے ساتھ بیٹا ہائی لائٹ کرنا ہے آپ نے۔ شعر کی تشریح سے پہلے مفہوم لکھنے سے اچھا تاثر پڑتا ہے۔ تشریح سے پہلے تشریح طلب شعر ضرور لکھنا چاہیے بیٹا، لازمی لکھنا ہے، آپ نے ٹائم کو مینیج کرنا ہے۔ عشق حقیقی یا عشق مجازی کے مطابق تشریح کریں، یعنی کہ آپ نے بیٹا اس شعر کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اگر اس میں عشق حقیقی کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے عشق کی بات ہو رہی ہے تو بیٹا آپ نے اس کے اکارڈنگ تشریح کرنی ہے۔ اگر عشق مجازی یعنی کہ کوئی دنیاوی کسی وجود کی بات ہے تو بیٹا آپ نے اس کے مطابق آپ نے تشریح کرنی ہے۔ بچے کیا کرتے ہیں، عشق حقیقی کا شعر ہے تو اس کو عشق مجازی میں لکھ دیتے ہیں، تو بیٹا یہ طریقہ غلط ہوگا، اس کا آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ اشعار میں استعمال کردہ تشبیہات، اشارات اور تلمیحات کا حوالہ بیٹا ضرور دیں۔ جیسے ہم نے یہ ابھی لاسٹ والی غزل پڑھی ہے، اس میں سقراط کا بیٹا نام تھا، تو ہم نے دیکھیں اس کی وضاحت کی اندر اس کے بارے میں بتایا، تو ایسے ہی آپ نے ان کی بھی اگر کسی شعر میں کوئی تشبیہ، تلمیح، استعارہ استعمال ہو رہا ہے تو بیٹا آپ نے اس کا حوالہ دینا ہے۔ شعر کے فنی محاسن کا ضرور ذکر کریں، جیسے آپ کو ہر شاعر کی کلام کی خصوصیات، اس کی شاعری کی خصوصیات بتائی جاتی ہیں تو بیٹا وہ بھی آپ نے لازمی ان کا اندر ذکر کرنا ہے۔ الفاظ اور تصورات کی تکرار سے گریز کریں۔ کچھ بچے بیٹا کیا کرتے ہیں کہ بار بار ایک ہی جملے کو اور کچھ خاص الفاظ کو دہراتے رہتے ہیں بیٹا، جو کہ غلط ہے۔ آپ نے بار بار الفاظ کو اور جملوں کو دوبارہ سے آپ نے نہیں لکھنا ہے، بلکہ ٹو دی پوائنٹ آپ چلیں اور ایک ہی سیکوینس کے ساتھ آپ نے اپنی تشریح جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہے۔ چلیں بیٹا ٹھیک ہے، یہ آپ کا میں نے بتا دیا ہے۔ ٹیسٹ کرنے سے پہلے بیٹا لازمی آپ نے یہ ساری ہدایات دیکھ لینی ہے، اور سیٹرڈے کو میں آپ کو ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کا سینڈ کر دوں گی، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کر کے اور منڈے کو آپ نے 1 بجے سے پہلے کالج میں سبمٹ کروا دینا ہے۔ اوکے جی۔